इंडिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया में एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। एक ऐसा देश जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? आज दुनिया एक नए युग में कदम रख रही है। अमेरिका, चाइना, यूरोप, हर कोई एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। माइक्रोचिप्स पे बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। एआई को सेल्फ इवॉल्विंग और ऑटोनोमस बनाने की रेस लगी हुई है। और इंडिया, यहाँ लोग अपना फ्यूचर डिजाइन करने के बजाय ड्रीम इलेवन पे अपनी किस्मत डिजाइन करने में बिजी है। इंजीनियर्स जो एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, वो आज फैंटेसी लीग्स के स्टैट्स ट्रैक कर रहे हैं। और इस सब के बीच में एक सीधा लेकिन कड़वा सवाल उठता है। क्या इंडिया सच में रिसर्च और इनोवेशंस को प्रायोरिटी देता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। फंडिंग नहीं है। पॉलिसी सपोर्ट मिनिमल। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म आरओआई के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस टैलेंट का सही यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ पकड़ते हैं। हमने अपनी इकोनॉमी का मॉडल ही कुछ ऐसा बनाया है या बना रहे हैं कि हम दुनिया के लिए सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गए हैं। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और इन जैसे ग्लोबल टेक जायंट्स अपने सॉफ्टवेयर इंडिया में डेवलप कराते हैं। हमारे पास टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, वर्ल्ड क्लास कोडर्स हैं और एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी भी है। लेकिन सवाल ये है, अपना गूगल कहाँ है? अपना एनवीडिया कहाँ है? अपना ओपन एआई अब तक क्यों नहीं बना? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इंडिया में लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना लोगों को बेकार का खर्चा लगता है। रिस्की, अनप्रेडिक्टेबल और स्लो रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट जो इमीडिएट प्रॉफिट नहीं दे, उसमें पैसा डालने की सोच ही नहीं है। हमारा फोकस शॉर्ट टर्म क्लाइंट प्रोजेक्ट्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पे सेंटर्ड है। जहां काम मिलता है, डिलीवर करो, पैसा लो और नया क्लाइंट ढूंढो। ये मॉडल इनोवेशन को नहीं, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। इसलिए हम क्रिएटर्स नहीं, इम्प्लीमेंटर्स बन के रह गए हैं। और इसी माइंडसेट ने हमें एक सर्विस प्रोवाइडर नेशन बना दिया है, जहां दुनिया अपने आइडियाज बनाती है और हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। जहां आर&डी लैब्स नहीं, कॉल सेंटर और डिलीवरी यूनिट्स बनते हैं। जहां टैलेंट तो है लेकिन उसका डायरेक्शन और विजन नहीं। सिर्फ इमोशन से नहीं, कभी कभी रियलिटी को समझने के लिए हमें नंबर्स की तरफ देखना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि इंडिया वर्ल्ड क्लास रिसर्च और इनोवेशन में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता होगा, तो हो सकता है ये सच आपको हिला दे। चलिए कुछ हार्ड नंबर्स देखते हैं। यूएसए अपनी जीडीपी का लगभग 3.4% रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है। वहीं चाइना 2.4%, इजराइल 5.4% और इंडिया ओनली 0.7%। सोचिए, 0.7% का मतलब है कि हम अपने जीडीपी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी, साइंस और डिसरप्टिव इनोवेशंस के लिए एलोकेट कर रहे हैं। इस लेवल की कम इन्वेस्टमेंट के साथ ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ना डीप टेक स्टार्टअप फ्लोरिश करते हैं, ना हाई एंड टैलेंट यहाँ टिकता है। वो या तो माइग्रेट करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है। और इसी वजह से हम इनोवेशन की ग्लोबल रेस में अक्सर सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के ही रह जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स नहीं। जब तक आर&डी को हम एक कॉस्ट समझते रहेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं, तब तक इंडिया में गूगल, स्पेसएक्स या ओपन आई के इक्विवेलेंट्स का सपना अधूरा ही रहेगा। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देखते हैं, जो ये दिखाती हैं कि आर&डी में की गई इन्वेस्टमेंट किस तरह से एक देश को आगे ले जाती है। इसराइल एक छोटा सा देश, जिसका ना पॉपुलेशन इंडिया के आसपास है, ना ही वास्ट रिसोर्सेज। फिर भी इसराइल ने अपने कंसिस्टेंट और स्ट्रेटेजिक आर&डी इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने आप को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बना दिया है। आज भी इसराइल अपने जीडीपी का 5.4% सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। ये इन्वेस्टमेंट रैंडमली नहीं, बल्कि फोकस सेक्टर जैसे साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक और एआई में ही जाता है। इसका रिजल्ट ये है कि इसराइल दुनिया के टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपोर्टर्स में से एक है। वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया ने आर&डी को अपने इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट का एसेंशियल पिलर बनाया। हर साल अपने जीडीपी का 4.5% आर&डी में इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच डीप कोलैबोरेशन को पुश किया। सैमसंग, एलजी जैसे ग्लोबल टेक लीडर्स इसी इकोसिस्टम का नतीजा है। ये कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ही है जो साउथ कोरिया को सेमीकंडक्टर्स, 5G, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में दुनिया का टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनाता है। और चाइना ने तो पिछले कुछ सालों में आर&डी इन्वेस्टमेंट को अपने नेशनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी का कोर बना दिया है। आज चाइना अपने जीडीपी का 2.4% आर&डी में लगा रहा है। गवर्नमेंट ने स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, टेक इंक्यूबेटर्स और इनोवेशन हब्स बनाकर एक सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार किया है। रिजल्ट, आज चाइना एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक डोमेन्स में ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन गया है। जिन देशों ने आर&डी में एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया, वही आज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में लीड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, सिस्टम का ओवरऑल एटीट्यूड भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सिस्टम इतना डिस्करेजिंग है कि नए लोग आर&डी में करियर बनाना ही नहीं चाहते। सोचिए, आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट के पीएचडी स्कॉलर्स को सिर्फ 25 to 35,000 का स्टाइपेंड मिलता है।
जबकि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट एमबीए फ्रेशर को 12 to 20 लाख का पैकेज इजीली मिल जाता है। और आईटी कंपनीज भी 6 to 8 लाख का पैकेज एक एवरेज फ्रेशर बीटेक को देती है। पीएचडी स्कॉलर्स को 5 साल की रिसर्च के बाद भी जॉब, सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती। रिसर्च के क्रेडिट्स भी अक्सर पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म में खो जाते हैं। कई आईआईटीज और लैब्स में स्टूडेंट को आउटडेटेड इक्विपमेंट्स और जुगाड़ कल्चर में सर्वाइव करना पड़ता है। कभी कभी तो अपनी पॉकेट से केमिकल्स और टूल्स खरीदने पड़ते हैं। पेटेंट्स फाइल करने का प्रोसेस इतना स्लो है कि इनोवेशन मार्केट में आने से पहले ही इररेलेवेंट हो जाता है। 2025 में आरटीआई से ये भी सामने आया था कि टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में पीएचडी स्कॉलर्स को महीनों तक स्टाइपेंड नहीं मिलता और वो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे सिस्टम में जहां रिसर्चर्स अपना सर्वाइवल मैनेज नहीं कर पा रहे, वहां इनोवेशन कैसे ग्रो कर पाएगा? पर इस सिस्टम की सबसे पेनफुल रियलिटी सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। डॉक्टर अभिषेक स्वर्णकर की कहानी इस सोच को झटका देती है। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो स्विट्जरलैंड में सेटल्ड लाइफ छोड़कर इंडिया वापस आए, आईआईएसईआर मोहाली में रिसर्चर बने, सिर्फ इसलिए कि देश के लिए कुछ मीनिंगफुल कर सके। लेकिन इंडिया ने उन्हें क्या दिया? एक दिन छोटी सी पार्किंग फाइट में उनकी जान चली गई। एक साइंटिस्ट जो अपना कंफर्ट और करियर छोड़कर देश के लिए वापस आया, उसकी मौत बेसिक सेफ्टी के कारण हो गई। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और जब तक हम बेसिक चीजें फिक्स नहीं करते, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये सिर्फ एक ट्रेजिक स्टोरी नहीं है, ये एक बड़ी रियलिटी है। अगर इंडिया अपने रिसर्चर्स को रिस्पेक्ट और प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दे सकता, तो हमारी आर&डी इकोसिस्टम कभी ग्रो नहीं कर सकती। इंडिया को अगर ग्लोबली compete करना है, तो आर&डी को सीरियस लेना पड़ेगा। अपने साइंटिस्ट को सेफ इन्वायरमेंट, प्रॉपर कंपनसेशन और रेस्पेक्ट देना होगा। तभी हमारा खुद का ओपन एआई बनेगा, तभी हम अपना एनवीडिया बिल्ड कर पाएंगे, तभी हम दुनिया को कॉपी करना बंद करेंगे और नए इनोवेशन देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया को रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी सोच कमेंट्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।